ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ इस तरह के एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और सुगम हो राष्ट्र निर्माण का पथ। 15 अगस्त 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे और 1947 में हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना था। और जो बांग्लादेश अभी देखते हैं ना, ये भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और देखिए, अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? पाकिस्तान से। और बांग्लादेश से आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। तो देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम यह उत्सव बना रहे हैं, तो इसके पीछे अनेक समर्पित नेताओं, किसानों, युवाओं की निष्ठा है और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निस्वार्थ रूप से लोकतंत्र की भावना को अपने खून पसीने से सींचा था। और अनेक युवा क्रांतिकारियों ने प्राणों की आहुति दी थी। और वे आप देखते हैं भिन्न भिन्न पंथों, जातियों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, किंतु सब एक देश की भावना के प्रति समर्पित थे। और स्वाधीनता दिवस उन सभी का स्मरण करते हुए नमन करने का भी अवसर है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने एक सशक्त लोकतंत्र की नींव रखी और ऐसे में यह सही नहीं है कि भारत केवल सुरक्षित एवं समृद्ध हुआ है, बल्कि यह वह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह तथ्य में विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि पड़ोसी देश एक एक कर लोकतंत्र से विमुख हो रहे हैं। चाहे बांग्लादेश की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, म्यांमार की बात कर लीजिए, नेपाल की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए। वहां अराजकता के चलते घोर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पनप रहा है। बांग्लादेश की घटनाएं बता रही कि वहां किस तरह चुनी हुई सरकार और प्रधानमंत्री को आपदस्थ कर दिया गया है। और एक बात बता दूं, हम लोग भली 1947 में आजाद हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं बनी हुई थी। एक तो आप देखते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण करना, भारत को एक बना कर रखना। अब आप देखते हैं कि हैदराबाद कह रहा था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, जूनागढ़ कह रहा था हम पाकिस्तान में मिलेंगे। भाई कैसे मिलेंगे? आप हैदराबाद बीच में है भारत में, और आप सोचिए कि पाकिस्तान से उसकी सीमा ही नहीं लगती है, और वो ख्वाब क्या देख रहा है? पाकिस्तान से मिल ले। जम्मू कश्मीर का अभी तक विवाद चलता रहा। और देखिए, खाद्यान्न की संकट की देख लीजिए। फिर अंतरराष्ट्रीय में भी असंतोष की भावना दृष्टि से यह बड़ी बात है कि भारी विविधताओं और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत न केवल लोकतंत्र को संभालने में सफल रहा है, बल्कि यहाँ यह और सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है। इसके दम पर भारत एक समर्थ अर्थव्यवस्था कर रहा है। यदि आपातकाल के दुर्भाग्यपूर्ण दौर को छोड़ दें तो जनतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारें ही भारत में सत्ता संभालती रही हैं। फिर चाहे वह अकेली पार्टी की सरकार हुई या का स्वागत किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया, आपसी समझदारी और भरोसे के साथ देश की यात्रा चलती रही। यह आगे और सुगमता से और तीव्र गति से चले, इसकी चेष्टा सबको करनी चाहिए। आज देश में आप देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, तो साथ ही स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर है। समाज की हाशिए पर स्थित लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। और इस सब के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक है। अब आप देखिए, हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं, ईवीएम पर भले ये लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जबरदस्ती कुछ नहीं होता है, आराम से सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है और चुनाव को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और यहाँ तक पहुंचने के पहले कई नेताओं को शासन चलाने का अभ्यास मिला। नौकरशाही, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक नीति का अच्छा बुरा जो ढांचा अंग्रेजों ने औपनिवेशिक भारत के लिए बनाया, वह रेडीमेड तैयार था और उसे ही स्वतंत्र भारत के लिए आधार बनाया गया। अंग्रेजी चाल ढाल वाला, साहिबी, ठाट बाट, शौक और रुतबे की छवि मन में बसी हुई थी। और आजकल भी आप देखते हैं कई जगह आपको इस तरह के अधिकारी मिल जाते हैं ना, जो लाट साहिबी दिखाते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि जनता और लोकतंत्र का विचार कम और राष्ट्रीय प्रतीकों और आप देखिए तामझाम को बनाए रखने के उपाय अधिक किए जाते रहे, और इनमें स्वराज और जनसेवा का विचार पृष्ठभूमि में खोता चला गया। यह कड़वी सच्चाई है कि
जन सेवा से जिन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया, वे सीख ही उसे भूल गए और आंखें मूंद कर सिर्फ धन संपदा कमाने में जुट गए। राजनीति एक व्यवसाय या फिर धंधा बनता गया और जिससे बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता था। और आप देखते हैं कि अनेक अनेक नेताओं की संपदा जिस तरह तीव्र गति से बढ़ी वह अकल्पनीय है और उनमें आय से अधिक संपत्ति के मामले आम है। और चाहे कुछ पकड़े गए हों या नहीं, राजनीति का व्यापारीकरण भी होता गया। वोट पाने, समर्थन जुटाने और अपनी बात चलाने के लिए सौदेबाजी सामान्य सी बात हो गई। अधिकांश दलों और नेताओं के लिए विचारधारा का कोई मूल्य महत्व नहीं रह गया और आम चुनाव में सैकड़ों करोड़ों की जब्ती होती है और जो पकड़ में नहीं आता है उसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि अपराध सिद्ध करना लगभग असंभव सा कानून खेल है। अतः तमाम नेता जमानत से लेकर राजनीति में सक्रिय रहते हैं। एक किस्म के दायित्वहीन नेताओं की भीड़ जमा होती जा रही है और जिन्हें देश, समाज और संस्कृति किसी की भी चिंता नहीं है। वे सिर्फ अपने अपने परिवार और अपनी पार्टी का ही भला देखते हैं। ये हमारी राजनीति की बात हो रही है। राजनीति का अपराधीकरण आप लोग सुनते हैं ना, क्योंकि राजनीति में भी अपराधी आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई हमसे पूछता है कि वो सबसे जल्दी भैया पैसा कैसे कमाया जाए, मैं कहता हूं नेता बन जाइए। आजकल नेताओं को देख भी रहे होंगे। बीते दिनों ऐसा बहुत कुछ हुआ जो देश के लिए शर्मनाक है। बिहार में आप देखिए, एक पखवाड़े के भीतर कई छोटे बड़े नवनिर्मित से लेकर निर्माणाधीन कई पुल ध्वस्त होकर जलमग्न हो गए। आप देखते हैं कि उद्घाटन ही नहीं हो पाया, उससे पहले ही पुल गिर गए। और रेल की कई दुर्घटनाएं आपने देखी और जिनमें जान माल की बड़ी क्षति हुई। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जल भराव से विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। और आप देखते हैं जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो आप देखते हैं कि बड़ा प्रशासन जागता है, सरकार जागती है और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। फिर एक कमेटी बनाई दी जाती है, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। फिर कोई इस तरह की घटना होती है, फिर हम लोग जागते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं हम लोग। लाखों छात्र नीट और नेट की परीक्षा की गड़बड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर त्रस्त हुए। हाथरस में एक आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंची भीड़ कुछ इस तरह आनंदित हुई कि 100 से अधिक लोगों को मुक्तिदायी गुरुचरण रज लेने में अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। गुरु की आप देखते हैं कि जो धूल कह लीजिए पांव की, उसे उठाने के लिए पहाड़ों पर पहले जंगल की आग ने बहुत बड़ा हरित क्षेत्र स्वाहा किया। अब तीव्र वर्षा, सड़क और घर सबको तहस नहस कर रहे हैं। और जिस तरह सरकार जनता को यह ज्ञान देती रहती है कि इन सब मामलों में उचित कार्रवाई हो रही है, रपट का इंतजार है, न्याय अवश्य होगा, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चूंकि जनता की स्मृति कमजोर होती है और नई नई समस्याएं हाजिर होती रहती हैं, लिहाजा पुरानी घटनाओं का असर उत्तरोत्तर कम होता जाता है। संसदीय कार्रवाई के सजीव प्रसारण से सभी को पता चलता है कौन क्या बोल रहा है। यह समझना अवश्य आसान हो जाता है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। आम लोग भी समझदार हो रहे हैं और लोकतंत्र का आशय समझने लगे हैं। आज आवश्यकता है कि अपने छोटे छोटे घरों की सीमाओं को पहचानें। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सहयोग बनाने की जरूरत है ताकि देश आगे बढ़ सके। देश सुरक्षित और समृद्ध होगा तभी सभी का भविष्य सुधरेगा। भविष्य हमारा है, मगर तभी जब हम अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए नए भारत के निर्माण में समुचित सहयोग करेंगे। हमें स्वतंत्रता की महत्ता समझनी होगी और इस पर ध्यान देना होगा। और हमने बीते वर्षों में जो कुछ अर्जित किया उससे अधिक पाने के हकदार है। लेखक पूर्व कुलपति, इनका नाम है, आप देखते हैं कि गिरीश्वर मिश्र, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है। हम लोगों ने बहुत कुछ पाया लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इस ओर भी इन्होंने ध्यान दिया। तो इसीलिए तो कहता हूं कि पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सब कुछ आप लोग याद रखा करिएगा। समझदार हैं ये आप लोग कि नहीं है? समझदार हैं, बिल्कुल है। ये सदा स्मरण रहे स्वतंत्रता की महत्ता। आज देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है और स्वाधीनता दिवस भारत की दो तरह की अनुभूतियां लेकर आता है। पहला, असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष के कारण 15 अगस्त 1947 को देश को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्ति मिली और इसलिए उन तमाम स्वाधीनता सेनानियों के प्रति मन में अपार श्रद्धा का भाव पैदा होने लगता है और जिनकी बलिदानों की वजह से अंग्रेज यहां से गए। दूसरा, देश को आजादी के साथ बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। अब जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान से भारत आए, भारत से लोग पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा, यातनाएं, तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। और आप देखिए, इसलिए उन तमाम स्वाधीनता सेनानियों के प्रति आप देखेंगे। और दूसरा, आप देखिए, भारत दो भागों में बंट गया था ना। विभाजन की त्रासदी की मार पड़ने के बाद कुछ ही दिनों में नए देश बने। पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी देश के अनेक हिस्सों के साथ दिल्ली आए। अभी भी आप देखते हैं कि वो बसे हुए, उन्हें नागरिकता देने की बातें हो रही है ना। लाखों सौभाग्यशाली बचकर आ गए तो लाखों
अभागे मारे भी गए। जब देश अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब लाखों लोग विभाजन की पीड़ा भोग रहे थे। विभाजन के दिनों में दिल्ली जंक्शन पर आने वालों में मिल्खा सिंह भी थे, और जिसे आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। वह आगे चलकर महान धावक बने, और देश के बंटवारे के समय इंसानियत एक तरह से मरी पड़ी थी, और पाकिस्तान में सांप्रदायिक सोच वालों ने मिल्खा सिंह के माता पिता का कत्ल कर दिया था। पर तब भी कुछ फरिश्ते तो मौजूद थे ही। वे उन्हें रेल की महिला डिब्बे में छुपाकर भारत ले आए थे, और विभाजन की विभीषिका में वह अपनी बहन से बिछड़ गए थे। जरा सोचिए कि विभाजन के कारण अस्त व्यस्त और अनजान शहर में मिल्खा सिंह दंगों के दौरान गुम हो गए, अपनी बहन को कैसे खोज रहे होंगे। पर उन्होंने अंततः उनको तलाश लिया, और देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली विभाजन की घड़ी में उस समय आज के मुकाबले एक छोटा सा शहर था। और तब आप देखिए, यहाँ सेंट स्टीफन अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर रूथ रोसवियर के नेतृत्व में घायल और बीमार शरणार्थियों का इलाज हो रहा था। डॉक्टर रूथ रोसवियर ब्रिटिश नागरिक थे। सेंट स्टीफन्स अस्पताल को दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी ने 1885 में खोला था। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को सारा देश उनकी देशभक्ति से रची बसी फिल्मों के चलते खूब जानता है। उनका परिवार जब देश के बंटवारे के बाद सरहद के उस पार से लोटा पिटा 1947 में दिल्ली आया था, उनके परिवार के कई सदस्य दंगाइयों के हमलों के कारण चोटग्रस्त थे। उनका छोटा भाई बीमार था, तब उन सबका इलाज इसी सेंट स्टीफन अस्पताल में हुआ था। और देश के बंटवारे का कारण पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली आए थे। ये ज्यादातर दिल्ली जंक्शन पर ही आते थे। तब इनके पास नए शहर में खुले आसमान के अलावा कुछ नहीं होता था, और उस भीषण दौर में दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कुछ सिख संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शरणार्थियों की बहुत मदद की थी। इसके अलावा संकट के उस दौर में दिल्ली के करोल बाग में रहने वाले डॉक्टर एनसी जोशी ने भी शरणार्थियों की खूब सेवा की थी। करोल बाग में 1947 के दौरान जब दंगे भड़के तो डॉक्टर एनसी जोशी भी उसके शिकार हो गए थे। लेडी इरविन अस्पताल, अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की तत्कालीन मेडिकल सुपरडेंटेंट डॉक्टर बनवारी लाल और कबूल चंद वाल्मीकि जैसे उनके साथियों ने भी रोगियों का दर्द दूर किया। और दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी के कार्यकर्ता बहुत से रोगियों को लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में भी इलाज के लिए लेकर जाते हैं और इस दौर में इनकी प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर केजे मैकडर मार्ट और डॉक्टर ओपी बाली की देखरेख में रोगियों का अच्छी तरह इलाज हुआ था। और आप देखिए, शरणार्थियों की सेवा के लिए मशहूर हुए विशंभर दास ने 1922 में नई दिल्ली क्षेत्र में विशंभर फ्री होम्योपैथिक डिस्पेंसरी की स्थापना की और जीवन परन दीनहीनों का इलाज करते रहे। आज भी बहुत से ऐसे परिवार मिल जाते हैं जो बताते हैं कि अगर दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी से जुड़ी फादर इयान वेदरहुड और उनके साथियों का साथ ना मिलता तो वे भारत विभाजन की भेंट चढ़ गए होते। आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहता है, और वे विभाजन के कारण सड़क पर आ गए, और फादर इयान वेदरवेल शरणार्थियों के पुनर्वास में लगे रहे। फादर इयान वेदरवेल का भारत में से सबसे पहली रिश्ता तब स्थापित हुआ जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था। वह ब्रिटेन की फौज में पंजाब रेजिमेंट में थी। विश्व महायुद्ध की समाप्ति के बाद उनका जीवन बदल गया। वह युद्ध के विरोध बोलने लगे और लिखने लगे। उन्होंने जंग के कारण होने वाली तबाही अपनी आंखों से देखी थी। उन्हें युद्ध की निरर्थकता समझ आ गई थी। वह जीवन में शांति चाहते थे। फादर इयान वेदरवेल पर महात्मा गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने अपना शेष जीवन गरीबों और हाशिए पर धकेल दिए लोगों के हक में काम करने में लगा दिया। फादर इयान वेदरवेल की जान भारत में बसती थी, और भारत आज जब अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है, तब हमें स्वाधीनता सेनानियों के साथ उन तमाम लोगों का भी स्मरण कर लेना चाहिए जिन्होंने विभाजन की विभीषिका झेली और जिन्होंने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सहारा दिया। ध्यान रहे कि तब देश में सरकार नाम की कोई चीज मुश्किल से ही थी। सब तरफ अराजकता और अव्यवस्था का आलम था, और उस दौर में निस्वार्थ भाव से शरणार्थियों का साथ देने वाले किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। ना तो विभाजन को भूला जाना चाहिए, और ना ही लाखों शरणार्थियों को देश के विभाजन की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और इसलिए हर किसी को यह समझना चाहिए कि हमें जो स्वतंत्रता मिली वह बहुत अनमोल है। लेखक, वरिष्ठ स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं आर के सिन्हा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए, पारिवारिक जीवन की सार्थकता। वर्तमान में कुसंग और भौतिकता की अंधी दौड़ में पारिवारिक जीवन की प्रसन्नता और समृद्धि तार तार होकर रुदन कर रही है। परिवार की एकता में विखंडता जीवन की गति मति को प्रदूषित कर रही है। संसार में वही परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण है जहां परस्पर प्रेम और अपनत्व का वातावरण है। स्मरण रहे कि सभी परिजन एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार करें, और यह संभव हो भी सकता है।
और नहीं भी, क्योंकि यह हमारे अधिकार में नहीं है। किंतु हम यह विचार करें कि हम सबके अनुकूल हो जाए, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र में हो सकता है। पलायनवाद किसी भी परिस्थिति या समस्या का निदान नहीं है, और परिवार के लोग बाधक नहीं है, अपितु हमारा कृपण व्यवहार ही हमारा बाधक है। परिवार का भावार्थ परस्पर आविष्टित अर्थात घिरा हुआ एक समूह है। हमारे चारों ओर आप देखिए जो परिजन है, वे सब हमारे शरीर के अंग और संरक्षक हैं। इस प्रकार का सद्भाव ही परिवार की एकता को मुखरित करता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना की, और जिसका अनुपालन सर्वत्र सदा सर्वत्र सर्वे भवन्तु सुखिन की सत्व कामना को अलंकित करता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सभी मान प्रद आपु अमानी, और यानी सबको सम्मान देते पर स्वयं मानव रहित होते। इस सूत्र के अनुपालन से देश विदेश नगर ग्राम घर परिवार में सर्वत्र अनेकता में एकता का संयोजन हो जाएगा। और जब एक परिवार में परस्पर विश्वास प्रेम नहीं होगा, तब तक सदस्यों की मानस पटल पर संशय और अविश्वास छाया रहेगा। घर परिवार में पारदर्शी आचार विचार ही सबको अपनत्व के कवच से सुरक्षित रखते हैं, और परिजनों का सुविचार ही उनके संबंधों के प्रेम को सदा आलोकित करता है। वे परिवार धन्य है जहां सभी एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, और मैं कहता हूँ रिश्तों का महत्व समझिए, परिवार का महत्व समझिए, क्योंकि आजकल जिस तरह के रिश्ते निभाए जा रहे हैं, जिस तरह का परिवार निभाए जा रहे हैं, परिवार बचे हुए हैं, बड़ी चिंता का कारण भी है। ये सशक्त भारत का निर्माण। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सामाजिक स्तर पर कलह की प्रवृत्तियों को खारिज करने की आवश्यकता पर जो बल दिया, उस पर प्रत्येक नागरिक को ध्यान देना चाहिए। निस्संदेह सबसे अधिक ध्यान राजनीतिक सामाजिक स्तर पर लोगों का नेतृत्व करने वालों को देना चाहिए। स्पष्ट है कि नेताओं का दायित्व कहीं अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वे ही समाज को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू में समावेशी भावना तभी दिखाई देगी जब राजनीतिक वर्ग इस भावना को बल देने के लिए तत्पर रहेगा। अभी ऐसा नहीं है। आज जब हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तब हर किसी को इसके प्रति सजग रहना होगा, और उसके कार्य व्यवहार से सामाजिक एकता को कहीं कोई क्षति ना पहुंचे। इसके प्रति सजग रहकर ही हम सभी को साथ लेकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकेंगे, और वह सब कुछ अर्जित कर सकेंगे जो संभव नजर आ रहा है, जो हमारे लिए अविष्ट है, और जिसके जरिए देश को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न देखा जा रहा है, उसमें सभी की हिस्सेदारी आवश्यक है, क्योंकि इससे ही भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में उभर सकेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सभी अपने मतभेदों की भी सद्भाव बनाए रखने की महत्ता को समझें। यह सद्भाव की सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने का कार्य करता है, और आज आप देखिए सामाजिक एकता पर बल देने की आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि देश को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियां आंतरिक मोर्चे पर भी हैं और बाहरी मोर्चे पर भी। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। आज विश्व में किस तरह उथल पुथल हो रही है, चूंकि उथल पुथल हमारे पड़ोस में भी हो रही है, इसलिए आप देखते हैं कि हमें कहीं अधिक सचेत रहना चाहिए। पड़ोस देश बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उससे हमें केवल चिंतित ही नहीं बल्कि सजग भी रहना चाहिए। और संभवतः बांग्लादेश की अस्थिरता और अराजकता से घिरने के कारण ही राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन की विभीषिका की और भी देश का ध्यान आकर्षित किया। हम सबको यह सदैव स्मरण रहे कि हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता हासिल की, उसकी देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह कीमत इसलिए चुकानी पड़ी क्योंकि तब हम सामाजिक रूप से एकजुट नहीं रह सके थे, और अपनी तमाम विविधता और बहुलता के बाद भी हमारे समाज की एकजुटता देश की एक बड़ी शक्ति रही, और एकजुट समाज वह सब कुछ अधिक आसानी से हासिल कर सकता है क्या है जो उसके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता की लड़ाई मिलकर लड़ी, वैसे ही हमें सशक्त और समरस भारत के निर्माण का लक्ष्य भी मिलकर साधना चाहिए। योजनाओं पर निगाह। तो उत्तराखंड में जिला स्तर पर योजनाओं की प्रगति पर निगाह रखने के लिए मुख्यमंत्री ने, आप देखिए, डीएम डैशबोर्ड को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों के कल्याण और नारी सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से कार्य किए जाने की उम्मीद जताई, ताकि विभागों द्वारा इन क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे। केंद्र और राज्य की ध्वजवाहक योजनाओं को डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से दर्शाए जाने के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति उत्तराखंड पोर्टल में 5 करोड़ से अधिक धनराशि की सभी परियोजनाओं को भी शामिल करने को कहा है।
विदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जाए। उच्च शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के साथ जोड़ा जाए। सरकार की चिंता जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण की है। यह तभी संभव है जबकि योजनाओं को समय से धरातल पर उतारा जा सके। इसके लिए आवश्यक है नियमित तौर पर योजनाओं का अनुश्रवण हो और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की स्थिति क्या है, किस योजना पर कितना काम हुआ है, यदि किसी योजना की चाल मंद रहे तो इसके क्या कारण है, विभागीय सक्रियता एवं उदासीनता का योजनाओं के साथ लागू होने पर क्या असर पड़ रहा है, यह जानकारी जिला अधिकारी को एक क्लिक में उपलब्ध होनी चाहिए। डीएम डैशबोर्ड बनने से जिले में संचालित योजनाओं को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस नहीं रहेगा और हर विभाग की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अधिकतर योजनाओं के सापेक्ष स्वीकृत बजट का उपयोग नहीं होने की बात सामने आती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किन कारणों से बजट का उपयोग नहीं किया गया। पेयजल, सड़क, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में भी बजट खर्च में उदासीनता सामने आई है। इसमें ये मिलावटी दूध का दंश, ये आजकल घटना इस तरह की बहुत सारी हो रही है और सामने भी आ रही है बहुत सारी। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार देश में मिलावटी दूध के मामले बढ़ रहे हैं। दूध में मिलावट के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जनसंख्या सबसे ज्यादा है और इसके बाद केरल, तमिलनाडु का स्थान आता है। पंजाब में भी दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की मात्रा काफी पाई गई। इसके लिए खुले दूध के पैकेटों, पनीर, दही, मिठाई, बिस्कुट आदि के सैंपलों की जांच की गई। दूध में मिलावट से दूध की गुणवत्ता खत्म कर दी है। सिंथेटिक और मिलावटी दूध तथा दूध के उत्पाद यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल, कास्टिक सोडा, सफेद पेंट आदि से तैयार हो रहे हैं और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लीवर, किडनी फेल होने एवं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां केमिकल मिले दूध के कारण बढ़ रही है। एक बात और आपको बता दूं, मैं कहता हूं ना इस बात को और कई लोगों से बात करता हूं तब भी मालूम चलता है, अगर आपके पास गाय है, भैंस है, तो आप ही शुद्ध दूध खा पा रहे हैं, शुद्ध घी खा पा रहे हैं, शुद्ध दही खा पा रहे हैं, मठा शुद्ध खा पा रहे हैं। बट आप देखिए अगर आप दूसरे से ले रहे हैं ना तो भरोसा मत रखिए ज्यादा, वो कितना भी कुछ भी कहता रहे, उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाती, मिलावट कर ही लेते हैं वो। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध के मामले में कहा था कि क्या दूध में रस साइनाइड मिलाया जाए और जिसे पीकर लोग तुरंत मरने लगे, तब सरकारें कोई कानून बनाएंगी। शायद अब देश में लोगों की नीति में ही बन गई कि मिलावटी दूध पीने की। व्यावसायिक रूप में गाय भैंस पालने वालों से लेकर दुधिया और ठेकेदार सभी दूध की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकारों ने इसे रोकने को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। लगता है कि लोगों की सेहत से जुड़ा यह संवेदनशील मुद्दा सरकारों की प्राथमिकता सूची में ही नहीं है। दूध में मिलावट पर संसद में स्वीकारोक्ति के बाद तो यह मामला और भी गंभीर हो गया, क्योंकि जब केंद्र सरकार इसे मान रही है तो प्रश्न उठता है कि इसे रोकने को लेकर तत्काल कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाए। और आप देखते हैं कि अधिकांश प्रदेशों में अभी फूड सेफ्टी से जुड़े कानूनों के तहत मिलावट के दोषियों को अधिकतम 6 मास कैद की व्यवस्था होती है। लचीले कानून का लाभ मिलने से मिलावटखोरों की मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है। कोर्ट ने सरकारों को मौजूदा कानून में बदलाव करने के निर्देश दिए, लेकिन इस निर्देश पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मिलावटी दूध के मामले को लेकर अभी तक अधिकांश छोटे शहरों, जिलों में कोई जांच लैब नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही दूध की बिक्री के एवज में कस्बों और जिलों की स्तर पर जांच संबंधी लैब न होने से लोग दूध में मिलावट की शिकायत नहीं कर पाते हैं। साफ है, देश भर में मिलावटी दूध की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस नीति बनानी होगी। गांव, कस्बों और शहरों में प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश देने होंगे। मिलावटी दूध के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान भी करने होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग भी जरूर बताया करिएगा। ये टिप्पणी आ रही थी, इन्हें भी पढ़ना हुआ करे तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देता हूं, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। ठीक है, ये आप देखिए 3.64 करोड़ है देश में पंजीकृत एमएसएमई उद्योगों की संख्या, और जिनसे लगभग 16 करोड़ लोगों की आजीविका चल रही है, और यह हमारी कुल श्रम शक्ति का लगभग 40% है। विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर देश, तो ये जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। तो वर्ष 1947 में आज ही के दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देखिए आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए इसी से जुड़े हुए आर्टिकल रहेंगे। स्वतंत्रता मिलने और अपने स्वतंत्र संविधान को अपनाने के बाद हमारे देश में
हमारे देश ने अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णय लिए एवं देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम विकसित भारत है, जो देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दृष्टिकोण के अनुरूप है। जरूर एक थीम याद रखिए, विकसित भारत रखी गई इस बार की थीम। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। आज 77 वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर अपनी प्रगति देखकर हम गर्व के साथ रोमांचित भी हो जाते हैं। आज हमारा देश विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल, आर्थिक, सामाजिक, कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है और देश निरंतर प्रगति कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी, नवाचार और संस्कृति का केंद्र बनने तक हमने अविश्वसनीय प्रगति की है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर किसी भी देश के विकास में शिक्षित नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। इस क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। साक्षरता दर 12% से बढ़कर 77% हो गई। देश में स्कूलों की संख्या 1,40,000 से बढ़कर 15 लाख हो गई है। शिक्षा और ज्ञान के केंद्र विश्वविद्यालयों की संख्या 1265 हो गई। कॉलेजों की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य जनसंख्या किसी भी विकसित राष्ट्र की आधारशिला होती है। स्वस्थ नागरिक एक मजबूत देश का निर्माण करता है। और आप देखते हैं कि महज 9 मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ सफर 731 तक पहुंच चुका है, जहां हर साल 1 लाख से भी अधिक छात्र डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश लेते हैं। देश भर में लगभग 70,000 अस्पताल और 13 लाख डॉक्टरों की मौजूदगी के चलते मातृ मृत्यु दर को 2000 से घटकर इसको 3 रह गई। इसके साथ ही शिक्षा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में आप देखते हैं कि 150 से घटकर 27.6% हो गई है। ये आप देखते हैं कि 6% रह गई है। कितना? 150 से घटकर 27.6 हो गई, परसेंट नहीं, 27.6 हो गई। ये उपलब्धियां आप लोग भारत की बता सकते हैं, ठीक है। अगर यातायात की बात करें तो आज देश में लगभग 600 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 67 लाख किलोमीटर तक फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का जाल मौजूद है, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आजादी के बाद भारतीय रेल देश के विकास के लिए आधुनिक तकनीक से साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही और आप देखेंगे कि आज हमारे रेलवे नेटवर्क की लंबाई 1.26 लाख किलोमीटर से अधिक है। और इसी तरह हवाई उड़ान की सेवा किसी भी विकासशील देश की परिवहन सेवा का एक अहम हिस्सा होता है और देश की तरक्की का अभिन्न अंग भी है। आजादी के समय यह देश यह सेवा महज 9 कंपनियों द्वारा देश के चुनिंदा लोगों को ही उपलब्ध करवाई जाती थी। आज देश में आप देखिए 39 एयर ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जो 148 हवाई अड्डों से संचालित 700 से ज्यादा विमानों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस साल की पहली छमाही में आप देखिए 7.93 करोड़ यात्रियों ने घरेलू विमानों से यात्रा की है और जिसमें निरंतर वृद्धि जारी है। हालांकि सभी देशवासियों को सुगम और सस्ती यात्रा प्रदान करने के बारे में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। और आप देखिए बिजली का दर्जा जीवन रेखा की तरह समझा जाता है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में तीव्रता से काम करते हुए हमारी क्षमता 1362 मेगावाट से बढ़कर 4 लाख मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसके चलते आज 6 लाख से अधिक गांव बिजली से रोशन है। अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने का पहला प्रयास 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में हुआ था। तब रॉकेट को प्रक्षेपण स्टेशन तक साइकिल से ले जाया गया और उस समय आप देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े विज्ञानियों के पास अपना कोई कार्यालय तक नहीं था। और आज हमने चंद्रयान 3 लॉन्च करके चांद पर पहुंचने वाले चौथे देश की उपाधि हासिल कर ली है। विदेशी व्यापार देख लीजिए, किसी भी देश के द्वारा किए जाने वाले निर्यात देश की वित्तीय और आर्थिक साख को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप खरीद रहे हैं। और देखिए जब भारत की विकास गाथा के बारे में आप लोग बता रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हर क्षेत्र को आप लोगों को बताना चाहिए। भारत के निर्यात दर की बात की जाए तो साल 1950-51 की 1.27 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में आप देखिए यह 776.68 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। तकनीक के मामले में भी देश ने शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। वर्ष 1986 में भारत में इंटरनेट आया, उस दौर में यह केवल शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपलब्ध था, लेकिन आज देश में आप देखिए 95.44 करोड़ लोग इंटरनेट के ग्राहक हैं, जिनमें से लगभग 40 करोड़ तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। विश्व आर्थिक मंच का मानना है कि अगले 1 दशक में भारत की आर्थिकी 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। विकसित भारत का संकल्प चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह असंभव नहीं है तो आसान भी नहीं है। अब देखिए चुनौतियां क्या है, ये तो उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल की है, लेकिन अभी हमारे सामने चुनौतियां क्या है ये आप लोगों को नोट कर लेना है और पॉइंटों में आप लोग लिख लिया करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो विकसित देश बनने की राह में भारत के को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सतत प्रगति के लिए कुशल शासन महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लाल फीताशाही को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना बड़ी चुनौतियां हैं। विशाल जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जो संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। विभिन्न वर्गों के मध्य आय असमानताएं भी बनी हुई है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर अलग अलग बड़े समुदायों के उत्थान के लिए समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, स्वास्थ्य सेवा असमानताओं से जूझ रहे हैं। कुपोषण से लेकर गैर संचारी रोगों तक की स्वास्थ्य चुनौतियां सामने हैं। स्नातक और कामगारों द्वारा अर्जित कौशल और उद्योगों की मांग के बीच अंतर है, जो आर्थिक उत्पादकता और नवाचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हालांकि भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत को कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है और देश को विकसित बनाने के लिए कई और महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं की जरूरत होगी। देश में प्रत्येक नागरिक के पास गुणवत्तापूर्ण आवास, 24 घंटे शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, बैंकिंग सुविधाएं सहित उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच जरूरी होगी। देश में एआई सक्षम चिकित्सा, शिक्षा और कृषि जैसी उन्नत तकनीकों सहित सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में नाम, जाति, धर्म, स्थान से परे हम सबकी एक ही पहचान है, भारत का नागरिक होना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं और अपने मूल्यों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना भी याद रखना चाहिए। विविधता में हमारी एकता ही हमें अद्वितीय बनाती है और यही एकता हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। इस 15 अगस्त को जरूरत है कि उसे सकारात्मक बदलाव का जश्न मनाने की है। हमें यह याद रखना है कि स्वतंत्रता दिवस इतिहास में दर्ज केवल एक तारीख भर नहीं है, बल्कि एक बार स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद उसे पोषित, संरक्षित और सजोकर रखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आइए आज हम इस महान राष्ट्र के पथ प्रदर्शक बनने, इसके मूल्यों को बनाए रखने और इसकी प्रगति के लिए एक देशभक्त नागरिक के रूप में अथक और ईमानदार प्रयास करने का संकल्प लें। और पड़ोस से पैदा चुनौतियों से निपटने की क्षमता। तो विकसित देश बनने की राह में हमारे समक्ष अनेक प्रकार की आंतरिक चुनौतियां तो हैं ही, साथ में अस्थिर पड़ोसियों के चलते सुरक्षा चुनौतियां चौतरफा बढ़ रही हैं। नेपाल में आप देखते हैं, चीन समर्थक सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा शांत नहीं होने दिया। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत के लिए असाधारण स्थिति पैदा हो गई। बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न करे। इससे बांग्लादेश की सीमा से सटे बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं। पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमजोर करने में सफल हो गए हैं। दबावपूर्ण और अनिश्चित राजनीतिक घटनाक्रम के चलते वहां अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का सिलसिला कायम है। यदि बांग्लादेश और म्यांमार की तानाशाही ताकतें चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के प्रभाव में आकर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है, उधर म्यांमार में भी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। हमारे एक और पड़ोसी श्रीलंका में अभी भी भारत विरोधी तत्व सक्रिय है। हद तो यह है कि मालदीव जैसे देश ने भी बीते दिनों ऐसी हरकतें की जो भारत को असहज करने वाली रही। हालांकि वहां के राष्ट्रपति को अब इसका एहसास हुआ, जो पिछले दिनों लगातार भारत विरोध में लगे हुए थे, परंतु अब उनका रुख कुछ बदला है और पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सुरक्षा हालत पहले से ही मुसीबत बने हुए हैं। भारत इन सभी देशों की सीमाओं से जुड़े होने के कारण एक प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। दक्षिण एशिया में जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका सामना करने के लिए हमें अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्व के लोकतांत्रिक देशों एवं क्षेत्रों में आप दिखते हैं कि मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पाकिस्तान, चीन पर दबाव बनाना होगा, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का लाभ उठाकर भारत को कमजोर करने के मंसूबों से बाज आए। क्या है कि हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोस में अशांति फैलती है तो हमारे लिए चिंता का कारण तो बनते ही हैं। संकट में प्रदेश के बाद साजिश की आशंका। याद देखिए, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के बाघ इन दिनों संकट में हैं। दरअसल बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पिछले 3 वर्षों के दौरान 34 बाघों की मौत हुई है। याद देखिए, मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था और आप देखते हैं कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं। कितनी? 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी।
और आप देखिए इसकी जांच में पाया गया कि कई बाघों का शिकार किया गया था। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की बात भी सामने आई है। स्वाभाविक है कि इस साजिश में कुछ स्थानीय तो कुछ विदेशी लोगों का हाथ हो सकता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ बाघ संरक्षण का काम कर रहे हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो रही है। इन एनजीओ के माध्यम से कई विदेशी लोग भी वन्यजीव विशेषज्ञ नाम पर इन उद्योगों में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इन दिनों विदेशी एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग की जांच के निर्देश दिए। पुलिस से भी आग्रह किया है कि बाघों के शिकार के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच करें। पर क्या बाघों को बचाने के लिए एक कदम पर्याप्त है? यह बड़ा सवाल है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो 3 वर्ष में 34 बाघों की संदिग्ध मौत और उद्यान प्रबंधन द्वारा उस पर पर्दा डालने का प्रयास सामान्य बात मानी जाएगी। जब सरकार के स्तर पर एक एक मामले की जांच कराई गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पार्क प्रबंधन ने अधिकतर बाघों की मौत को आपसी संघर्ष का परिणाम बता दिया, फाइल बंद कर दी। और रिपोर्ट में कहा गया कि 17 मामलों में विस्तृत जांच के बिना बाघों की मौत को आपसी लड़ाई का परिणाम बताना एक बड़ी भूल है। जिस बाघ की मौत बिजली के करंट से हुई, यह देखना तक उचित नहीं समझा गया कि उसे करंट लगा या फिर किसी शिकारी ने करंट देकर मारा। और आप देखते हैं कि बिजली का करंट देकर शिकारियों ने बाघ को मारा और नाले में रेत के नीचे दबा दिया। ऐसी मौत को भी बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन ने प्राकृतिक मौत बताने का प्रयास किया। एक अन्य मामले में पता चला कि 17 मई 2023 को 9 साल का एक बाघ मृत पाया गया। उसके नाखून गायब थे और पहले इस बाघ की मौत का कारण अवैध शिकार माना गया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बाद में इसे भी बाघों का आपसी संघर्ष बताया गया। 5 सितंबर 2023 को एक वेस्ट बाघ का सब रेत में दबा हुआ पाया गया और जिसके 9 नाखून, सिर, खोपड़ी, त्वचा और सिर के कुछ अंग गायब थे। इनका बड़ी तस्करी होती है ना इनकी, इसलिए। और रिपोर्ट के अनुसार मानव को ठीक से जांच नहीं की गई मामले की। पोस्टमार्टम और प्रयोगशाला के निष्कर्षों से अवैध शिकार का पता चला। इस बाघ की मौत के मामले में उद्यान प्रबंधन द्वारा कहा गया कि बाघ की मौत नाले के नीचे हुई है। संभवतः वर्षों के दौरान पानी के बहाव के साथ रेत बहने के कारण सब उसके नीचे दब गया होगा। बांधवगढ़ में वर्ष 2021 में 12 बाघों की मौत हुई। तो यहीं आप देखते हैं कि 2012 में 9 और 2023 में 13 बाघों की मौत हुई। सबसे अधिक मौतें मनपुर बफर जोन में हुई हैं। इनमें से 10 बाघों की मौत के बाद उद्यान प्रबंधन ने पोस्टमार्टम करवाना भी उचित नहीं समझा। इसके लिए टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सकों को पोस्टमार्टम नहीं कराने का दोषी बता दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 3 वर्षों में वहां अलग अलग समय में पदस्थ रहे फील्ड डायरेक्टरों ने से लेकर वन विभाग और काम करने वाली एनजीओ की भूमिका की जांच तक नहीं की गई। बता दें कि यहाँ बांधवगढ़ सहित मध्य प्रदेश में लास्ट वाइल्डरनेस फाउंडेशन SLMC और विद पार्टनर विनरॉक वर्टीवर फाउंडेशन WRCS पुणे, WWF, WTI और WCT सहित अन्य गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। और इस बीच बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रबंधन ने कहा कि बांधवगढ़ में विदेशी फंडिंग ट्रांजैक्शन की बातें सामने आई हैं और जिसका पता लगाया जा रहा है। और आप देखिए प्रबंधन अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के अकाउंट को भी पुलिस जांच में लेने का आग्रह करेगा। जाहिर सी बात है कि एक राष्ट्रीय उद्यान का यह सच बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। सच तो यह भी है कि अवैध शिकार में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और साजिश का यह खेल केवल बांधवगढ़ तक सिमटा नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश भर में इनका जाल ना फैला हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में इतने अधिक बाघों की मौत क्यों हो रही है और इसका समाधान भी बताना चाहिए। उन अधिकारियों की भी जांच करनी चाहिए जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में भूमिका निभाई है। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका, ये भी पढ़ लीजिए। तो केंद्र सरकार MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय क्षेत्र को आप देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की बात कर रही है। इसलिए इस बार के बजट में सरकार ने MSME के लिए कई प्रोत्साहनों और स्कीमों घोषणा की है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो MSME की राहें अभी भी आसान नहीं है। औद्योगिक प्लांट, पूंजी, तकनीक, मशीनरी, प्रशिक्षण, कच्चे माल की आपूर्ति, बिजली, परिवहन, मार्केट ऑर्डर तथा सबसे ऊपर बड़े देशी विदेशी उद्योग से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा, ये तमाम बाधाएं किसी भी छोटे कारोबारी के लिए बड़े कारोबारी से ज्यादा कठिन होती हैं। देखने में आता है कि देश के अनेक छोटे उद्यमी कुछ वर्षों तक व्यवसाय करने के बाद उपयुक्त बाधाओं के आगे घुटने टेक देते हैं। इस बार के बजट में MSME यानी छोटे, लघु व मध्यम उद्योग को आगामी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का आधार मानकर उसे प्रोत्साहन देने के हर संभव उपाय घोषित किए गए।
सरकार के वर्तमान प्रोत्साहन के पीछे कई कारक हैं। देश की आबादी में युवाओं की करीब 2/3 हिस्सेदारी है, लिहाजा बेरोजगारी को लेकर स्वरोजगार पर अधिक संबल देने की सरकार की नई नीति है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को कौशल विकास व इंटर्नशिप प्रदान कर निजी क्षेत्र को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने आदि में इनकी भूमिका बड़ी मानी जा रही है। दूसरा आप देखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आमदनी, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा विकास के विकेंद्रीकरण, इन सभी को ध्यान में रखकर एमएसएमई अब सरकार द्वारा विकास की आगामी व्यू रचना का एक बेहद महत्वपूर्ण अवयव माने जा रहे हैं। यही कारण है कि अभी लघु मध्यम उद्योग को लेकर हो रहे विमर्श में अब कई नए पहलू जुड़ गए हैं। मसलन स्वरोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, सहकारी क्षेत्र, उद्यमी, खाद्य प्रसंस्करण, रूफटॉप सोलर पैनल, हथकरघा, स्व सहायता समूह, वलखपति दीदी, आदिवासी ग्राम विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा आवास योजना, कई अन्य स्कीमें व वित्तीय योजना एमएसएमई के विराट इकोसिस्टम में समाहित कर दी गई। और इस बार के बजट में यह बात भली भांति देखने में आई है कि सरकार लघु मध्यम उद्योगों के लिए कच्चे माल, मशीनरी, फाइनेंस, मार्केट, प्रशिक्षण और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसी सुविधाओं का एक बहुस्तरीय प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने को लेकर काफी गंभीर है। इसके तहत सरकार द्वारा एमएसएमई का दायरा काफी विस्तृत कर दिया गया। जैसे छोटे उद्योगों के तहत निवेश सीमा मौजूदा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़, लघु उद्यमों को उद्योग की निवेश सीमा मौजूदा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़, मध्यम उद्योग की निवेश सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ कर दी गई। इस क्रम में नई घोषणाएं यह है कि सेवा और विनिर्माण उद्योगों को उनकी निवेश सीमा के मुताबिक एमएसएमई के माथर रख दिया गया, जिसकी सारी सुविधाएं प्रोत्साहन इन्हें प्रदान की जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि एमएसएमई क्षेत्र में दिए गए सभी सप्लाई ऑर्डर का भुगतान अधिकतम 45 दिनों के भीतर करना होगा, अन्यथा ऑर्डर देने वाले फार्म की टीडीएस कर देनदारी जब्त कर ली जाएगी। और एमएसएमई को लेकर इन सारे उपायों पर एक सरसरी निगाहें डाली जाए तो इसमें दिक्कत बस यही दिखती है कि इस क्षेत्र को लेकर इस समय सरकार के पास एक से अधिक चैनल व एजेंसियां हैं, परंतु इनके बीच आपसी समन्वय सही नहीं हो पा रहा है। यदि हम देश में छोटे लघु व मध्यम उद्योगों को एक पूरी तस्वीर का अवलोकन करें तो देश में पंजीकृत एमएसएमई उद्योगों की कुल संख्या 3.64 करोड़ है, जिनमें करीब 16 लाख करोड़ लोगों की आजीविका चल रही है और यह हमारी कुल श्रम शक्ति का लगभग 40% है। और इनमें देश के विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन का 38% तथा निर्यात क्षेत्र का 45% योगदान है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में इसका कुल योगदान 30% है। उल्लेखनीय है कि पिछली सदी के अंतिम दशक में नई आर्थिक नीति के बाद यह बहस तेजी से छिड़ी कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण से देश के बड़े छोटे मध्यम उद्योग बड़े उद्योगों के साए तले मिट जाएंगे या प्रतिस्पर्धी में टिक नहीं पाएंगे। लेकिन श्रेणी में के उद्योगों ने देश की अर्थव्यवस्था में न केवल अपनी पहचान बनाए रखी बल्कि उत्पादन, रोजगार और निर्यात में आप देखते हैं कि भी अपनी अहम हिस्सेदारी बनाए रखी। नई आर्थिक नीति के उपरांत उद्योगों में जिस इंस्पेक्टर राज का उल्लेख किया जाता था, कहीं ना कहीं देश के लघु मध्यम उद्योग भी उसके ज्यादा भुक्तभोगी बनते हैं। यह स्थिति अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाई। हालांकि पिछले 3 दशक में लघु मध्यम उद्योग पहली बार सरकार की प्राथमिकता में अपनी महत्ता हासिल कर रहे हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार की बजट घोषणा में एमएसएमई सेक्टर को लेकर की गई नई कानूनी व नीतिगत पहल भारत की अर्थव्यवस्था में इसे एक नया स्वरूप प्रदान करने में मददगार साबित होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट जो दैनिक जागरण का है उसकी कहानी खत्म होती है। अब आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए, आप लोग आगे बढ़िए। धन्यवाद।